हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए हिंदी सब्जेक्ट का, और आज का जो टॉपिक है वो है क्रिया। क्रिया जो है वो आपके 1 या 2 नंबर का टॉपिक है। कभी 1 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं, कभी 2 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं। तो क्रिया का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं। ये है क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द से किसी काम का करना अथवा होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी ऐसा शब्द जिससे किसी काम के करने के बारे में पता चले या उस काम का होना पता चले उसे क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनता है वो है क्रिया का निर्माण। तो क्रिया का जो निर्माण है वो धातु से होता है। हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन कि क्रिया का निर्माण किससे होता है, तो क्रिया का निर्माण धातु से होता है। या क्रिया का जो मूल रूप है उसको क्या कहते हैं, उसको धातु कहते हैं। इसके बाद में जो आता है वो क्रिया के भेद, यानी क्रिया के भेद। तो इसके अलग अलग भेद होते हैं। कर्म के आधार पर एग्जाम में आपको पूछेगा कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अब इनके नाम से आपको थोड़ा पता चल रहा है। सकर्मक यानी इस क्रिया के अंदर कर्म मौजूद रहता है, कर्म की उपस्थिति अनिवार्य रहती है। और अकर्मक यानी ऐसी क्रियाएं जिनके अंदर कर्म मौजूद ही नहीं होता, उनमें कर्ता होता और क्रिया होती है। यह है सकर्मक क्रिया की परिभाषा, एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। जिन क्रियाओं के व्यापार या कार्य का फल, यानी व्यापार है या कार्य का जो फल है वह कर्ता पर नहीं पड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी कर्ता पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, कर्म पर उसका प्रभाव पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है इसके, बालक दूध पीता है। तो बालक तो कर्ता हो गया, पीता है ये क्रिया हो गई। अब पीता है, क्या पीता है, दूध। तो दूध क्या है, कर्म। तो जहां पर कर्म मौजूद होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। दूसरा एग्जाम्पल है, राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम कर्ता हो गया, पढ़ता है ये क्रिया हो गई, और क्या पढ़ता है, पुस्तक। तो ये क्या हो गया, कर्म। तो इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अब है सकर्मक क्रिया के भेद। इसके भेद के बारे में पूछ सकते हैं कि सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, भेदों के नाम लिखिए या उनकी डेफिनेशन भी आपको पूछी जा सकती है। तो सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं। भेद कितने होते हैं, 2। पहला एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। एक कर्मक का मतलब होता है कि जिस क्रिया के अंदर एक कर्म होता है उसको एक कर्मक की क्रिया कहते हैं, यानी एक ही कर्म होता है उसको एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और द्विकर्मक यानी जिस क्रिया के अंदर 2 कर्म होते हैं उसको कहते हैं द्विकर्मक क्रिया। दूसरी है अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म न हो, यानी इस क्रिया के अंदर कर्म मौजूद ही नहीं होता, कर्म का अभाव होता है, तथा क्रिया का व्यापार और फल दोनों ही कर्ता पर ही पड़ता है, यानी कर्म नहीं होता तो इन दोनों का जो फल है वो कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है, सुरेश सोता है। अब सुरेश यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया, और सोता है ये क्रिया है, इसके अंदर कर्म नहीं होता, इसलिए क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गई। दूसरा है घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा यहाँ पर सब्जेक्ट है, कर्ता है, दौड़ता है ये क्रिया है, और इसमें भी कर्म नहीं है, तो ये भी अकर्मक क्रिया है। तीसरा है पेड़ से पत्ता गिरता है। अब आपको दिखने में तो ये लग रहा है कि ये सकर्मक क्रिया है, लेकिन ये भी अकर्मक क्रिया है, क्योंकि पेड़ ये तो कर्ता हो गया, गिरता है ये क्रिया हो गई, लेकिन ये कर्म नहीं है, ये क्या है, अपादान कारक है। ये कौन सा कारक है, अपादान, अलग होने में होता है अपादान कारक। जिसमें कर्म कारक होता है वो सकर्मक क्रिया होती है, बाकी और कोई कारक होता है, अधिकरण होता है, अपादान होता है या संप्रदान होता है, वो सकर्मक क्रिया नहीं होती, वो अकर्मक क्रिया में मानी जाती है। क्रिया के कुछ और भेद भी होते हैं, जैसे संयुक्त क्रिया, इनकी परिभाषा वगैरह एग्जाम्पल वगैरह आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। संयुक्त क्रिया, नाम से आपको पता चल रहा है कि संयुक्त यानी 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से मिलकर बनी हुई। परिभाषा इसकी, जो क्रिया 2 या 2 से अधिक भिन्न अर्थ वाली क्रियाओं से बनती है, यानी उनका अलग अलग अर्थ होता है, उनसे बनती है, उसको संयुक्त क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल है, मोहन ने दूध पी लिया होगा। अब ये जो पी लिया होगा ये 3 क्रिया है, पीना,
लिया यानी लेना और होना, इन तीनों क्रियाओं से मिलकर ही एक अलग ही क्रिया बन गई, इसको कहते हैं संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट जो क्रिया है वो है प्रेरणार्थ क्रिया। जहां प्रेरणा, प्रेरणा मतलब आप जानते ही हैं, दूसरों को प्रेरणा देना, प्रेरित करना। जहां कर्ता स्वयं कार्य न करके, यानी कर्ता जो है वो खुद कार्य नहीं करता इसमें, और अपनी प्रेरणा द्वारा यानी दूसरों को प्रेरित करता है और अन्य किसी से वो अपना कार्य करवाता है, उसे प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश राम से पत्र लिखवाता है, यानी पत्र लिखने का काम जो है रमेश खुद नहीं करता है और राम से लिखवाता है, तो ये लिखवाता जो है ये क्या है, प्रेरणार्थ क्रिया है। अगली जो क्रिया है वह है पूर्वकालिक क्रिया। अब नाम से पता चल रहा है पूर्वकालिक, यानी पहले के समय में पूरी हुई हुई क्रिया। जहां एक क्रिया के समाप्त होने के बाद, यानी एक क्रिया है समाप्त हो जाती है, उसके बाद फिर एक दूसरी क्रिया हो, उसके बाद में कोई दूसरी कार्य होता है, दूसरी क्रिया होती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं पढ़कर उठा हूं, अब एक क्रिया हो गई पढ़कर, ये पहले हो गई, अभी उठा हूं ये दूसरी क्रिया हो गई, तो इसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। इनके बाद में आता है क्रिया के वाच्य। ये भी आपको एग्जाम पूछ सकते हैं कि क्रिया के वाच्य के कितने भेद होते हैं या क्रिया के वाच्य कितने होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, या काउंटिंग या नंबर पूछे तो भी 3 होते हैं। पहला मेरा नाम में पूछा जा सकता है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य आप जानते होंगे, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और क्रिया कर्म के अनुसार होती है तृतीय व्यक्ति में। भाववाच्य, इसमें कर्म का अभाव होता है, कर्म नहीं होता, इसमें कर्ता होता है और क्रिया होता है, और ये भी भाववाच्य के समान ही होता है। तो ये आपका जो क्रिया का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और देखते रहे अपना चैनल शशिकांत शर्मा।